Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Sharia law. और जो इस आर्टिकल में आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं दैट कैन बी यूजफुल फॉर राइटिंग एन एसे फॉर पेपर 1. सो सबसे पहले समझते हैं इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट, क्यों ये आर्टिकल आया है, क्यों हम शरिया लॉ के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो यू ऑल नो दैट इन रिसेंट टाइम तालिबान हैज़ टेकन ओवर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अफ़गानिस्तान. वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ घानी, उन्होंने देश को अबैंडन कर दिया है और कहीं और चले गए हैं. सो पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का हो चुका है. और अब इसके बाद जो सबसे प्रोमिनेंट कंसर्न वर्ल्ड कंट्रीज़ के सामने है दैट इज़ रिगार्डिंग वुमेन राइट्स इन अफ़गानिस्तान अंडर पॉलिटिकल रूल ऑफ तालिबान. क्योंकि जो तालिबान का पिछला पॉलिटिकल रूल था, पॉलिटिकल कंट्रोल था फॉर 5 years अबाउट फ्रॉम 1996 to 2001, उस टाइम में वीमेन के जो राइट्स थे वो पूरी तरह से सप्रेस किए गए और वीमेन वे आर सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडस एक्सप्लॉयटेशन. एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ मेजर कंसर्न कि इस बार अब वीमेन के साथ वहाँ पे उनके राइट्स का क्या होगा, उनके साथ किस तरह के इनह्यूमन ट्रीटमेंट करेगा वापस से तालिबान. अगर आप बात करें तालिबान के पिछले रूल की 1996 से 2001 में, तो उस टाइम में विमेन के एजुकेशन के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया गया था. गर्ल्स स्कूल्स बंद कर दिए गए थे. विमेन वे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट ए मेल एस्कॉर्ट. इवन दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग सेक्सुअल डिज़ायर. दे कुड नॉट एक्सप्रेस एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर और फीलिंग. इन दैट केस दे वुड बी पनिश्ड. इनफैक्ट आपने मलाला यूसुफजई का नाम ज़रूर सुन रखा होगा इनको. सी इज़ इनफैक्ट द यंगेस्ट पर्सन टू विन नोबेल पीस प्राइज़. सी गॉट नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014. और उनको नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने तालिबान के रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और बाकी सारे गर्ल्स एजुकेशन को कंटिन्यू कराने के लिए उस डायरेक्शन में कोशिश कर रही थी. तो सी advocated or she took steps to promote girls education in areas, though she was in Pakistan, but that area, border area of Pakistan and Afghanistan was dominated by Talibani themselves, and that is why even in those areas Taliban had huge political clout. और उस एरिया में मलाला यूसुफजई was working to promote girls education और इसी कारण से मलाला यूसुफजई was shot in head by a Talibani gunman. She somehow survived and she still continues for encouraging women to take up education, proceed in that direction. That is why she was awarded with Nobel Peace Prize in 2014. तो मुद्दा ये है कि तालिबान विमेन एजुकेशन से लेकर के विमेन के सोशल राइट्स को लेकर के या विमेन की बाकी जो भी पर्सनल फिजिकल डिज़ायर्स को लेकर के हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहा है. अब करंट डेवलपमेंट ये है कि दोबारा से पॉलिटिकल कंट्रोल जमाने के बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान विल बी रूल्ड अकॉर्डिंग टू द शरीयत लॉ एंड वीमेन इन अफ़गानिस्तान विल हैव राइट्स. तालिबान ने कहा है कि वीमेन इन अफ़गानिस्तान विल हैव राइट्स विद इन द बाउंड्स ऑफ इस्लामिक लॉ और शरीयत लॉ. तो एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि विमेन को हम राइट्स देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं लेकिन वही राइट्स देंगे जो शरीयत लॉ में अलाउड है, परमिटेड है. क्या है शरिया लॉ, वो एक बार थोड़ा डिटेल में समझते हैं. तो शरिया अगर ठीक से बात की जाए तो इट्स नॉट एक्चुअली अ लॉ. ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर कोडिफिकेशन है जैसे हमारे यहाँ पे आईपीसी है, सीआरपीसी है, या अलग अलग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स हैं, वो सब ऐसा नहीं है. शरिया इज सिंपली बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ कुरान और लाइफ स्टोरीज ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद या फिर सम अदर रूलिंग्स ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स. तो अलग अलग रिलीजियस आइडियाज यहाँ पे एक्यूमुलेटेड हैं इन शरिया लॉ. इट इज़ जस्ट ए मोरल एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम. इट डज नॉट गिव ए स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज. इट इज़ जस्ट अ डिटेल पाथ ऑफ मोरल लाइफ कि आपकी लाइफ आपको किस तरह से जीनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. that it's more about morality, less about legality. And morality, as you all know, it should be depending on the conscience of an individual.
अगर आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. सो इट्स मोर ऑफ अ मोरल कोड, बट तालिबान इज ट्राइंग टू मेक इट अ लीगल कोड. मतलब इसको इन्फोर्स करा रहा है, सेट ऑफ लॉस की तरह उसको ट्रीट कर रहा है. तो जैसे आज मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहा था BBC का एक आर्टिकल, जस्ट टू गिव यू मोर इंसाइट अबाउट शरियत लॉ. तो BBC का आर्टिकल ये कहता है कि शरिया लॉ इज़ मोर अबाउट गिविंग एन इंडिविजुअल गाइडलाइंस कि व्हाट इस्लाम एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देम इन देयर पर्सनल लाइफ. कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपको कहता है कि चलो पब चलते हैं, वहाँ पे लीकर कंज्यूम करेंगे. तो फिर आप अगर एक ट्रू इस्लामिक पर्सन है तो आप शरिया लॉ को देख सकते हैं, उसके कोड्स को देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या ये काम करने की मुझे इजाज़त है या नहीं. सो इट्स मोर और लेस अ मोरल थिंग, इंडिविजुअलिस्टिक थिंग, कि क्या आप पर्सनली अगर आप मानते हैं, आप कन्विंस्ड हैं कि नहीं मुझे इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ को फॉलो करना है, तो फिर आप उसको स्टिक कर सकते हैं. बट इट नेवर सेज दैट इट इज़ अ सेट ऑफ रूल, अ सेट ऑफ लॉ लाइक CRPC और IPC. It aims to help Muslims understand how they should lead every aspect of their lives. अब क्या दिक्कतें हैं शरिया लॉ की, व्हाट आर द चैलेंजेज एसोसिएटेड विद इट. अगर शरिया की बात की जाए तो इट सिंपली सेज कि इट्स अ क्लियर वेल ट्रोडन पाथ. मतलब क्या रास्ता एक मुस्लिम इंसान को, एक ट्रू इस्लामिक पर्सन को अपनाना चाहिए अपने ज़िंदगी में. तो वैसे तो शरिया का मतलब होता है क्लियर पाथ, लेकिन रियल सेंस में शरिया इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. आप इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता रखा है कि जिहाद की बात की जाती है अगर, तो जिहाद को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है. जिहाद को बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि इट इज़ अबाउट स्ट्रगल अगेंस्ट योर ओन इनर एविल्स. जैसे महात्मा गांधी का इनर सत्याग्रह था, सेल्फ सत्याग्रह था. अपने अंदर की विकृतियों से, अपने अंदर की जो सेल्फिश डिजायर्स हैं, इनर एविल्स हैं, उसके खिलाफ फाइट करना, दैट इज़ जिहाद. लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि जिहाद इज़ अबाउट किलिंग और कमिटिंग वॉयलेंस अगेंस्ट दोज हु डू नॉट फॉलो इस्लामिक रिलीजन. तो इस तरीके से शरिया लॉ इज़ वेरी complex in that manner because it is open to multiple interpretations. Different people can have different understanding and there are basically 5 different schools of Islamic law. अलग अलग सोच वाले लोग हैं तो इसको different schools of law कहते हैं, different schools of thinking कहते हैं. तो there are 5 different schools of Islamic law, जिसमें से 4 belongs to Sunni, 1 belongs to Shia. अगर सुन्नी स्कूल्स की बात की जाए तो there are हनबली, मलिकी, सैफ़ी, हनफी. जबकि शिया स्कूल की बात की जाए तो सबसे प्रोमिनेंट स्कूल है जफ़ारी. अब ये जो पांचों मुस्लिम स्कूल्स हैं, जैसे आपने सुन रखा होगा ना पुराने इंडियन ट्रेडिशंस में, इंडियन फिलॉसफी में, सांख्य, विशेषिका, न्याय, तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म. तो देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हु हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ. Similarly, there are different schools of thought in Islam as well who have different interpretations regarding Quran और शरियत लॉ. तो ये जो 5 अलग अलग स्कूल्स हैं, दे हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, दे इंटरप्रेट शरिया लॉ डिफरेंटली. तो किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन में विमेन को बहुत सारे एक्सटेंसिव राइट्स मिल जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन में विमेन के राइट्स पूरी तरह से कर्टेल हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए, तो ये हैं इस्लामिक कंट्रीज़, ये अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से इस्लाम को और इस्लाम की जो बेसिक टीचिंग्स हैं उसको इंटरप्रेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए इजिप्ट की या नॉर्थ अफ्रीका की, तो यहाँ पे फॉलो होता है मलिकी स्कूल ऑफ थॉट. अगर आप बात करें सऊदी अरबिया की या ये जो पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो यहाँ पे फॉलो होता है हनबली. अगर आप बात करें ये आप बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पे फॉलो होता है सैफ़ी स्कूल ऑफ थॉट. और अगर आप बात करें इस रिमेनिंग वेस्ट एशिया की, तो यहाँ पे फॉलो होता है हनफी स्कूल ऑफ थॉट. तो इन सब में अलग अलग तरह का इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का, और यही कारण है कि इनके लाइफस्टाइल को अगर आप देखें तो बहुत अंतर दिख जाएगा. अगर आप इजिप्ट जाएँ तो भी वो इस्लाम को ही मानते हैं, और आप सऊदी अरबिया जाएँ वो भी इस्लाम कल्चर को ही मानते हैं. दोनों जगहों के लाइफस्टाइल में, लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत अंतर आपको दिख जाएगा. अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कहीं जाएँ, जैसे आप मलेशिया जाएँ और आप सऊदी अरबिया जाएँ या कुवैत जाएँ, तो आपको लाइफस्टाइल में लोगों के अंतर दिख जाएगा बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन दे हैव रिगार्डिंग बेसिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. अगर तालिबान की पर्टिकुलरली बात की जाए तो तालिबान फॉलोज़ हनफी स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इस्लाम. तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट वैसे तो काफ़ी लिबरल है,
सबसे ज़्यादा अगर कंजर्वेटिव है तो वो हनबली स्कूल ऑफ थॉट है जो सऊदी अरबिया मानता है, दिस इज़ मोस्ट कंजर्वेटिव। हनाफी स्कूल ऑफ थॉट इज़ कंसिडर टू बी लिबरल, लेकिन तालिबान ने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रखा है, उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी कंजर्वेटिव रेडिकल तरीके से तालिबान उसको इंटरप्रेट करता है और वीमेन पे कई सारे लिमिटेशंस लगाता है। तालिबान सेज दे कैन नॉट विथस्टैंड ए डेमोक्रेसी, दे सेज कि सरिया लॉ डज नॉट परमिट डेमोक्रेसी। आज आई हैव सेड अर्लियर एज वेल कि some of the interpretations of Islam says कि Muslim people are not allowed to live under the rules or laws made by the humans. In democracy, some people are made government, यानी कि some humans are made government and they frame laws and under those laws we live, but which is not allowed, which is forbidden in Islam. Because in Islam we should live only according to the codes given by Prophet himself. That means Sharia being an ethical code of conduct, a moral guideline, but it depends on interpretations and it has different or varied interpretations. कुछ शरीयत लॉ में देखो बेसिक लॉज की बात की गई है, उसको लॉ की तरह कोडिफाई करने की कोशिश की गई है। तो शरीयत लॉ से अगर ओवरऑल बात की जाए तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉज। इसको कोडिफाई करके उससे लॉ बनाने की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाने की कोशिश की गई है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। हद कहते हैं ना, हद कर दी आपने, तो हद ऑफेंसेस मतलब सीरियस क्राइम्स, उसके लिए क्लियर कट पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट जो है काफ़ी रेडिकल तरीके के हैं और ये हद वाले ऑफेंसेस जो हैं वो सऊदी अरबिया में माने जाते हैं। अब मान लो चोरी की सज़ा के लिए एम्प्यूटेशन, हाथ काटने की, चोरी अगर करने के क्राइम के लिए हाथ काटने तक की सज़ा है। तो दूसरे हैं सिंपल क्राइम जिसको ताजीर कहते हैं। तो मुद्दा ये है, सरिया इज़ बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन सरिया के बेसिस पे कई सारे देशों ने अपने यहाँ के लीगल फ्रेमवर्क्स डेवलप कर रखे हैं जो कहीं ना कहीं मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न एस्पिरेशन से वो सिंक में नहीं आ पाते हैं। आप छोटी सी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, एन इंडोनेशियन वुमेन इज़ पब्लिकली केन्ड इन आकाह प्रोविंस आफ्टर बीइंग कॉट विथ हर बॉयफ्रेंड। तो कहीं ना कहीं जो सरिया लॉ है जिसके बेसिस पे ये सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स बनाए गए हैं अलग अलग देशों में, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल, लोगों के मॉडर्न एस्पिरेशन से सिंक में नहीं आ पा रहे हैं। और अगर बात की जाए तालिबान की, तो तालिबान ने तो देखो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल इंटरप्रिटेशन कर रखा है शरीयत लॉ का। और तालिबान की अगर बात की जाए तो वो तो वीमेन पे इतने सारे लिमिटेशंस लगाता है कि वीमेन शुड नॉट गो आउट विदाउट अ मेल एस्कॉर्ट, या फिर दे शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क आउट फॉर मोस्ट ऑफ द जॉब्स। तो तालिबान के रूल के बाद सच प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू अराइज अगेन अ ग्रेट लेवल इन अफगानिस्तान। The next article is taken from international segment. It is about Malabar exercise and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो मालाबार एक्सरसाइज पहले भी कई दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लगभग मुझे लगता है 3 साल से मालाबार एक्सरसाइज जब होते हैं मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताता ही हूँ। मालाबार एक्सरसाइज देखिए, वैसे तो इंडियन और यूएस नेवी के बीच में शुरू हुआ था एज ए बाईलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन 1992। बाद में इट बिकेम ए ट्राईलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन 2015 व्हेन जापानीज नेवी ज्वाइंट इट। और पिछले साल से ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया। और इसके साथ ही क्वाड कंट्रीज़ के सारे नेवीज़ अब मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वाड कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ हैं टोटल, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। करंट न्यूज़ ये है कि मालाबार एक्सरसाइज इन 2021 हैज़ स्टार्टेड। In fact, it will start from 26th August. It will span from 26th to 29th August, and it will be conducted in Guam, on the coast of Guam in the Pacific Ocean. मालाबार एक्सरसाइज का कैसा है कि एक बार ये पैसिफिक ओशन में होता है तो अगले साल इंडियन में। तो ऑल्टरनेटिवली इट कीप्स ऑन हैपनिंग इन पैसिफिक एंड इंडियन ओशन ऑल्टरनेटिवली। तो Malabar exercise of this particular year 2021, it will be 25th edition of Malabar exercise since it began in 1992. इंडिया के साइड से स्टील्थ फ्रिगेट INS सिवॉलिक एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS काडमाट विल पार्टिसिपेट। मालाबार एक्सरसाइज के क्या सिग्निफिकेंस है वो भी ज़रा समझिए। देखिए, नॉर्मली कोई भी नेवल एक्सरसाइज होता है दैट इज जस्ट टू प्रिपेयर द नेवी फॉर मैरीटाइम टेररिज्म एंड डिजास्टर। कि अगर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, सुनामी आ जाती है, या कोई टेररिज्म की पायरेसी के केसेस जाते हैं, उस टाइम में नेवी हमारी रेडी रहे, इसके लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन में एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं। लेकिन रियल सेंस में ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई कि हम मालाबार एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं या कोई भी नेवल एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकें। लेकिन रियल सेंस में कैसा होता है, सच नेवल एक्सरसाइजेस आर एन इंस्टेंस ऑफ पावर प्रोजेक्शन।
दिखाना कि हमारे पास ये हथियार हैं, हमारे ये दोस्त हैं। और अगर मालाबार एक्सरसाइज की पर्टिकुलरली बात की जाए तो इट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट चाइना। मालाबार एक्सरसाइज में चारों देश जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस कहीं ना कहीं चाइना को अपना पावर प्रोजेक्शन करते हैं टू प्रोजेक्ट कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर इन बोथ इंडियन ओशन एज वेल एज पैसिफिक ओशन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Zydus Cadila vaccine and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है। जाइडस कैडिला को अप्रूवल मिल गया है फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ऑफ कोविड वैक्सीन। दिस ऑथराइजेशन हैज़ बिन गिवन बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यही इंस्टीट्यूशन हर तरह की इमरजेंसी यूज अप्रूवल देती है फॉर डिफरेंट वैक्सीन, जैसे कोवैक्सीन को मिला, कोविशील्ड को मिला, स्पुतनिक को मिला। अब ये जाइडस वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया इमरजेंसी यूज अप्रूवल का। बट इसकी खासियत अलग ये है, ये थोड़ा अलग वैक्सीन है। क्यों? क्योंकि इट कैन बी गिवन टू द पीपल हु आर हैविंग एज 12 ईयर्स और मोर। अभी तक कैसा था, सिर्फ एडल्ट्स को वैक्सीन दी जा सकती है, जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड या स्पुतनिक। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पीपल हु हैव एज 18 ईयर्स और मोर। लेकिन ये जो जाइडस वाला वैक्सीन है, जाइडस कैडिला वैक्सीन, ये 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी, यानी कि 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी दी जा सकती है। ये टोटल 3 डोज वैक्सीन है। ये स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, मतलब इसमें डेड एटीन्यूएटेड कोरोना वायरस होगा, जिसके स्पाइक प्रोटीन की मदद से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। और जाइडस ने ये भी कहा है कि अगर सब कुछ एज पर प्लान गया तो मिड सितंबर से जाइडस हर एक स्कूल्स में और कॉलेजेस में जहां 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वहां पे अपनी वैक्सीन को सप्लाई करना शुरू कर देगा, ताकि स्कूल और कॉलेजेस में ही बच्चों को वैक्सीन आराम से मिल पाए। The next article is taken from national segment. It is about rural-urban mission. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो रूरल अर्बन मिशन मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसी ये आर्टिकल आया था। अब ये आर्टिकल अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये न्यूज़ सरल शब्दों में ये कहता है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड स्टील फग्गन सिंह कुलास्ते इंस्पेक्टेड डेवलपमेंट वर्क्स कैरिड आउट इन द हाजो रूरल अर्बन क्लस्टर। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि बताओ कौन से दिन हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट फग्गन सिंह कुलास्ते साहब ने हाजो एरिया को इंस्पेक्ट किया था। ऐसा सवाल तो पूछेगा नहीं, बट ही इंस्पेक्टेड द एरिया टू सी ओवरसी वेदर रूरल अर्बन मिशन में या रूरल अर्बन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो आर्टिकल में इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको रूरल अर्बन मिशन बता सकूँ कि व्हाट इज़ रूरल अर्बन मिशन। नाम को ही समझिए पहले, अपने आप कभी नहीं भूलेंगे। रूरल अर्बन मतलब रूरल एरिया में अर्बन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूरल अर्बन मिशन, रूरल एरियाज में अर्बन फैसिलिटीज़। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 21 फरवरी 2016। इट इज़ ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाएगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स मिलाएंगे। तो नॉर्मली 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाएगी, 40% स्टेट्स मिलाएंगे। लेकिन जो हिली स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यानी कि हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसके लिए 90% पैसा सेंटर मिलाएगा, बस 10% पैसा स्टेट मिलाएगा। ये जो स्कीम है रूरल अर्बन मिशन, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा वो समझिए। अबाउट 300 रूरल अर्बन क्लस्टर्स विल बी क्रिएटेड। तो अलग अलग गाँव के एरिया में एक प्रॉपर क्लस्टर, गाँव का क्लस्टर बनाया जाएगा और वहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटी दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 30-40 गाँव को ले लिया गया और 30-40 गाँव को मिला करके उसको प्रॉपर डेवलप किया जाएगा। जो भी बेसिक फैसिलिटी है जो शहरों में होती हैं, जैसे ATM मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्शन, सब कुछ दिया जाए। रोड कनेक्टिविटी विथ सराउंडिंग रीजन्स, हाईवेज, ताकि इस एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और वैसे रीजन को कहा जाएगा रूरल अर्बन क्लस्टर। तो पूरे देश में लगभग 300 इस तरह के रूरल अर्बन क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और हजो वाला एरिया जो है उसको एक रूरल अर्बन क्लस्टर की तरह डेवलप किया जा रहा है। उसी को इंस्पेक्ट करने आए थे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। तो देश में 300 इस तरह के रूरल एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएंगे जिसको डेवलप किया जाएगा, सारी अर्बन फैसिलिटी दी जाएगी और कहा जाएगा इसको रूरल अर्बन क्लस्टर्स। बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे एग्रो फार्मिंग की, डेयरी फार्मिंग की, डिजिटल लिटरेसी, मोबाइल कनेक्टिविटी, ये सब फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ये पिक्चर थोड़ा ब्लर हो गया है, मैं इमेज PDF में आपको इसको थोड़ा क्लियर तरीके से दे दूंगा। बट हर तरह की फैसिलिटी, चाहे कनेक्टिविटी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ATM मशीन हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, सब कुछ इन रूरल अर्बन क्लस्टर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दीज रूरल अर्बन क्लस्टर्स विल बी जोग्राफिकली कंटीन्यूअस विलेजेस।
मिला जुला करके 25,000 से 50,000 वाले जो विलेजेज होंगे इन द प्लेन एंड द कोस्टल एरियाज, या 5,000 से 15,000 वाले विलेजेस इन डेजर्ट एंड हिल एरियाज, उनके कलेक्शंस को मिला करके एक रूरल अर्बन क्लस्टर बनाया जाएगा। और इस रूरल अर्बन क्लस्टर में सारी अर्बन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड रूरल अर्बन क्लस्टर्स विल एक्ट एज ए नोडल पॉइंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। ये स्टार्ट किया गया था 2016 में। अब इसके 5 साल लगभग पूरे हो गए और लगभग 300 रूरल अर्बन क्लस्टर हमारे देश में बन चुके हैं। The next article is taken from Assam segment. It is about Jorhat Central Jail and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने अनाउंस किया है कि जोरहट सेंट्रल जेल विल बी प्रिजर्व्ड एज हेरिटेज साइट, और क्योंकि दिस जोरहट सेंट्रल जेल हैज़ बीन इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विथ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट से इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कनेक्शन है जोरहट सेंट्रल जेल का, और इस कारण से इसको एक म्यूजियम की तरह, एक हेरिटेज की तरह बना करके रखा जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। ये जो जेल है दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिशर्स अबाउट 110 ईयर्स अगो। इसके अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखी जाए तो मर्टायर कुशल कोनवार वाज हैंग्ड इनसाइड जोरहट जेल बाय ब्रिटिशर्स ऑन 15 जून 1943। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल prominent freedom fighters like former President Fakhruddin Ali Ahmed, former Chief Minister Gopinath Bordoloi, Bimla Prasad Shaliha, Amiyo Kumar Das, Bijoy Chandra Bhagwati, they were imprisoned in this jail itself during freedom struggle. इस कारण से इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कनेक्टेड विथ आवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, और हमारे आज़ादी के हम 75वें सालगिरह भी मना रहे हैं। इस कारण से इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने इसको एक हेरिटेज जेल की तरह प्रिजर्व करने का फैसला लिया है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रिलीज बाय स्टेट कैबिनेट इन असम। द 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी ब्रॉट, 1 लाख 2 व्हीलर्स, 75,000 3 व्हीलर्स एंड 25,000 4 व्हीलर्स कॉमर्शियल यूज ओनली। यहाँ जाकर के गलत हो गया बिकॉज इट विल बी आइदर कॉमर्शियल और पर्सनल यूज। 25% रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल्स मस्ट बी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2026। एब्सोल्युटली करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। That's all from our side for today. Thanks for watching.